एक बात हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि जब भी कोई सर्कुलर करंट लूप होगा, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है बी का। वो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये है वो फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के लिए या किसी सर्कुलर लूप के अंदर अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बेचारा एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ लगा रहा है, तो पक्की बात है एक सर्कुलर लूप होगा, और उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस जहाँ पे है यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए उस इलेक्ट्रॉन की। तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको क्या क्या दे सकता है? हो सकता है वो कह दे कि आपको जो है उसका सेंटर, इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर काट रहा है वहाँ से न्यूक्लियस तक का जो रेडियस है वो दिया हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब हमें पता है एंगस्ट्रॉम का मतलब मीटर में कितना होता है, इसको हम जानते हैं 0.5 लिख सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो ये तो आर की वैल्यू हो गई हमारी, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r में आर तो हमें पता चल गया। ठीक है, साथ में आपको ये भी कह सकता है कि क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको बी निकालनी है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये भी हो गया। अब या तो डायरेक्टली आपको करंट दे दिया जाए कि करंट इतना है भाई, आर आपको निकल ही गया है, तो आप बड़े आराम से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे घुमा के कहे कि करंट नहीं दिया हुआ है, करंट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको चार्ज दे दिया गया है और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है वो वेलोसिटी दे दी जा रही है आपको, है ना। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है बहुत तेजी से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेट्स से उसकी जो वेलोसिटी है v, वो 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। इस वेलोसिटी से वो चारों तरफ उसके घूम रहा है। तो अब भाई वेलोसिटी से हम नहीं निकाल सकते ना, करंट नहीं निकाल सकते, हमें बी की वैल्यू निकालने के लिए म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, म्यू नॉट कैसे निकालेंगे? तो म्यू नॉट की वैल्यू भी देखिए कैसे निकलती है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकल आई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट की वैल्यू भी आ गई। अब म्यू नॉट आ गई, आर पता ही हो गया हमें, आई नहीं पता। तो आई निकालने के लिए अगर हम करंट को क्या लिख सकते हैं? करंट आई होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज। चार्ज हमें पता चल जाए, तो चार्ज तो बॉस ये दे रखा है, यही हमारा क्यू है, यही ई है, ये चार्ज दे रखा है। और ये कितने टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, यानी उसका टाइम पीरियड अगर निकल आए, तो हम उस टाइम पीरियड को यहाँ टी में रखेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से करंट निकाल लेंगे। टाइम पीरियड ही का सबसे मेन पड़ रहा है मैटर। तो टाइम पीरियड के लिए हमें पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए हमें पता है यहाँ से हम किस तरह का अप्रोच लगाएंगे। हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में जब कोई चीज़ घूमती है तो उसके एक चक्कर को कंप्लीट करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? उसको करना पड़ता है 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस। ठीक, अच्छा उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं टी, टी टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी वेलोसिटी यही वेलोसिटी होगी जिससे वो मूव कर रहा होगा, गोल गोल घूम रहा होगा। तो ये वेलोसिटी की का फॉर्मूला लगा दें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, और स्पीड कितनी थी हमारी? 2.2। इसको लिखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा टी की वैल्यू निकल आई, जो हम ऊपर देख रहे हैं ना क्यू अपॉन टी में, ये टी की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो पहले इसको हम निकाल लें। 2 पाई आर का मतलब होता है 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितना हमें दे रखा है? आर ये दे रखा है हमें 0.5 इंटू 10⁻⁻10। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया आर, 2 पाई आर। अब डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10⁻⁶, ये और लिखा है। इसको थोड़ा ऊपर सरकाते हैं। फिलहाल जब हम इस टी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो टी हमें मिलेगा 1/7 इंटू 10⁻⁻15 ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी टी की वैल्यू आ गई। ये टी उठा करके हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पे आई वाले फॉर्मूले में। तो आई की वैल्यू यानी करंट कितना हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो चार्ज कितना है? चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया, और इसको इसी से डिवाइड कर देना है 1/7 से, है ना। तो हम इसको 1/7 का मतलब है 1 नीचे आ जाएगा
और 10⁻⁻15 भी इसी के साथ लिखा जाएगा, और ये जो अपॉन में 7 था ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.12 इंटू 10⁻³ और चूंकि ये आई यानी करंट था तो उसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। ये हमारा आई आ गया, करंट आ गया। अब हमें करंट भी आ गया, तो अब हमारे लिए कोई कठिन चीज़ नहीं रह गई। अब सिंपली हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा उसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या है फॉर्मूला, B इक्वल्स टू μ0I/2R। इस वाले फॉर्मूले में म्यू नॉट की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हम लोग ने ये निकाली थी, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू हम रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। करंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.12 इंटू 10⁻³ और इसको डिवाइड कर देना है 2R से, यानी 2 लिखेंगे और R कितना था, 0.5 एंगस्ट्रॉम था ना, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी आएगी। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 14.07 टेस्ला। बी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट किस में आती है, टेस्ला में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये तो इस तरह से तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि ये जो बी की वैल्यू हमारी आई है μ0I/2R, ये बी की वैल्यू यही क्यों आएगी? अगर हम किसी सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो यही क्यों आया, इसका डेरिवेशन अब यहीं से करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इस फिगर को देखिए। ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्कुलर करंट लूप है जिसके अंदर ए पॉइंट से हमने आई करंट को पास कराया है और एक सर्कल से होते हुए वापस ये बी में आ गया है। इसके सेंटर ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पूरा सर्कल ही करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो उसका छोटा सा एक हिस्सा हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा करंट एलिमेंट डीएल। ऐसे ढेर सारे डीएल एलिमेंट जब पूरे जुड़ जाएंगे तो एक सर्कुलर लूप पूरा कंबाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस डीएल एलिमेंट के से इधर आर वेक्टर दूर पर देखा कि ये भाई मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमें सेंटर पे डिटरमाइन करना है वो है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका रेडियस जो है लूप का ये आर है और इसके अंदर आई करंट पास हो रहा है। अब हम चाहते हैं ओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। पूरे लूप को हमने इस तरह से डीएल के फॉर्म में दिखा दिया है। डीएल क्या कहलाता है, ये कहलाता है करंट एलिमेंट ऑफ द लूप। अब बायोट-सावर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग उसी से करते आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पे निकालेंगे करंट एलिमेंट के थ्रू। वो कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। वो कैसे हम निकालते थे, डी बी, चूँकि करंट एलिमेंट डीएल है तो पूरी बी तो मिलेगी नहीं, डी बी मिलेगी। डी बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा। याद आया आपको? तो आई रखेंगे और इसको लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में डीएल और आर, और नीचे क्या आता था, आर का क्यूब। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म में है ये, ठीक है। अच्छा, इसको उस तरह से देखें तो हमारा क्या मिलता था, डी बी इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, चूंकि बात करें कि हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल की, जो कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालनी है वो प्लेन ऑफ पेपर की बिल्कुल नॉर्मल है, यानी नॉर्मल के मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली डीएल, जो डायरेक्शन ऑफ डीएल होगी वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगी। इसलिए डीएल को हम कह सकते हैं आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए हमें थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 90 डिग्री पुट करनी पड़ेगी। यहाँ अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे सो दिस वुड बिकम साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देयरफॉर फाइनल वैल्यू ऑफ डी बी वुड बी डी बी इक्वल्स टू μ0I/4 पाई डी एल साइन थीटा तो 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड सारे इस तरह के ढेर सारे पूरे जो प्लेन ऑफ पेपर हमने बना रखा है, ये मान लेते हैं प्लेन ऑफ पेपर ही तो है, व्हाइट कलर का डायग्राम। उसके ऊपर से देखने पर हमें सेंटर भी दिखाई दे रहा है, डीएल भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम डीएल के रेफरेंस को देखें तो ढेर सारे डीएल ने मिल करके एक पूरा सर्कुलर लूप बनाया होगा। उस डीएल से डीबी बनी है तो हम डीबी को इंटीग्रेट कर दें। क्या करें, डीबी को इंटीग्रेट कर दें। तो हम इसको इस साइड भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी μ0I/4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डीएल के रिस्पेक्ट में। तो जब डीएल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ0I कौन कौन सी चीज़ें बाहर रखनी है, कांस्टेंट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें बाहर रखनी, μ0I और 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दे,
यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, म्यू नॉट को, आई को, 4 पाई और आर स्क्वायर को बाहर कर दें, बचेगा क्या, ये बचेगा डीएल। और इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है यानी एक्स की पावर जीरो है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर जीरो यानी इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स की पावर जीरो डीएक्स। इसमें कहीं पे भी आपको एक्स नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट डीएक्स दिख रहा है, यानी एक्स का कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, एक्स की पावर जीरो है। एक्स की पावर जीरो का हम फॉर्मूला लगाए इंटीग्रेशन का, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यानी एक्स की पावर वन अपॉन वन, यही तो निकल के आएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो डी वी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डी एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी एल। अब आप कहेंगे ये एल क्या चीज़ है, तो बॉस एल एक वायर की लेंथ है जिसको आपने सर्कल बना करके लूप के रूप में ऊपर दिखाया था, ठीक। वही जो 2 पाई आर थी ना जिसकी लेंथ, ये बेसिकली ये लेंथ क्या है, वो सर्कल जो ऊपर व्हाइट कलर के पेपर में हम लोग ने देखा था, उसका सर्कल की बाउंड्री थी, यानी कि सरकमफ्रेंस जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल की जगह कितना रख दें, 2 पाई आर रख दें, तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे इस पाई से ये पाई गया, एक आर से एक आर गया, इस 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा, इसको हम देखिए b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही आ रहा है। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी कोई सर्कुलर लूप होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने का क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग ने पुट किया था न्यूमेरिकल में, ये यहाँ से आता है। लेकिन अभी इस सर्कुलर लूप में हमें ये नहीं पता कि कितने चक्कर काटे गए हैं, इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर काटे, इसमें हमने एक चक्कर का निकाला था, मतलब एक राउंड इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस का लगाया होगा जिसका रेडियस दिया हुआ था, ये तब की बात है। अगर हम मान लेते हैं कि सिंगल लूप की जगह कि एन टर्न्स लगाता है अगर वो, तब मैग्नेटिक फील्ड इसी केस की क्या हो जाएगी, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन सॉरी 2 आर इंटू एन इंटू आई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एन आई। ये वो फॉर्मूला होगा जब हम नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे होंगे। अगर 2 टर्न्स दे रखे होंगे तो एन की जगह 2 रखिएगा, 5 दे रखे हों तो एन की जगह 5 रखिएगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल विद डेरिवेशन समझ में आया होगा। हमारी कोशिश है न्यूमेरिकल को समझाने के साथ ही साथ कोई डेरिवेशन कैसे आया वो भी इस वीडियो में बताएं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई कमी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।